नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। हरियाणा चुनाव में समय सरगर्मियां तेज हैं, कई ऐसे बदलाव भी हो रहे हैं, कई जगह पर चुनावी सरगर्मियां तेज और लोग सड़कों पर उतरकर अब जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला जी जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। दिग्विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्योंकि हम राजनीतिक तरीके से इसकी शुरुआत करें, इससे पहले मैं जरा समझना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको लेकर चलती रहती हैं, मतलब सियासी गलियारों में हलचल तेज है। लोग कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला के कर्ज के तले दबे हुए हैं आप, और भाई से आपने 6 करोड़ 80 लाख रुपए कर्ज लिए हुए हैं। ये पता नहीं किसने कह दिया, तो आपसे सुन रहा हूं मैं। नहीं, सच्चाई है सर इसमें या नहीं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है 5 साल में आपके 2 से 3 गुना संपत्ति जो है दिग्विजय जी की बढ़ी। नहीं, मैं राजनीति के साथ साथ मेरा अपना व्यापार भी है और मैं कृषि से भी जुड़ा हूँ, खेती से भी जुड़ा हूँ और निरंतर जो है वो तो सबकी की सिर्फ मेरी एवरेज क्यों निकाल रहे हैं, बाकी सब राजनीतिक लोगों की भी निकालें तो वो तो मैं ये मानता हूँ कि सबकी बड़ी होगी, किसी की घटी नहीं होगी। हाँ, लेकिन ये जिस तरह से आपका उछाल है, क्योंकि ये अगर ऐसा फॉर्मूला तो लोग सीखना चाहेंगे कि 5 साल में आखिरकार 2 से 3 गुना संपत्ति कैसे बढ़ा ली जाती है। इसके अलावा ये जो कर्ज वाली बात है, वाकई आपने 6 करोड़ 80 लाख रुपए कर्ज लिए हुए हैं क्या? हाँ, लिए होंगे जी कर्ज तो, क्योंकि जब व्यापार करते हैं तो जब बिजनेस में आप होते हैं तो कोई ना कोई कर्ज तो, कभी लोन आप कहीं ना कहीं से, बैंकिंग से, कहीं ना कहीं से, या अपने किसी परिवारजन से लेते हैं और जरूर हो। अच्छा, ये भी कहते हैं कि आप इतने करोड़पति हैं, इतना बढ़िया आप कह रहे हैं, व्यापार भी आपका चल रहा है राजनीति के साथ साथ, फिर भी आपका आयकर जो है वो करीब 53,740 रुपए बकाया है। जो कोई भी बकाया होता है जी, वो तो समय समय पे हम पूरा करते रहते हैं और मैंने सदैव अपने इनकम टैक्स को समय पे भरा है और इस बार भी जो बकाया होगा उसको समय पे भर दूंगा। इनकम टैक्स का आज तक मुझे कभी भी कोई नोटिस सर्व नहीं हुआ है। मैं देश का टैक्स देने वाला एक नागरिक हूँ और सदैव मैंने समय पे टैक्स दिया है। चलिए, अब राजनीतिक जरा खबरों पर लौटते हैं। जरा मुझे बताइए, चौटाला परिवार एक हो रहा है क्या? चौटाला परिवार तो एक ही है जी, पारिवारिक तौर पर हम एक हैं। राजनीतिक तौर पर सब लोगों की विचारधाराएं अलग अलग हैं और कुछ लोग इंडियन नेशनल लोकदल में हैं, कुछ हमारी पार्टी में हैं, कुछ अलग पार्टीज में हैं। तो हम अच्छा, और याद चौधरी आता है रणजीत मुझे सिंह आपका जो एक मेरे दादा बयान है। आपने दिया था, जिसमें आपने कहा था कि एनएलओ जल्द ही जेजेपी में शामिल होने वाला है। नहीं, हमने सदैव इस बात का प्रयास किया है कि परिवार एक हो, हम सकारात्मक लोग हैं और पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के चलते हैं और परिवार एकजुटता से लोगों में अच्छा संदेश जाता है। कुछ लोग इस बात की जो सकारात्मक प्रयास है उसमें एक रोड़े की तरह, एक हैजार्ड की तरह काम करते हैं। वो नहीं चाहते कि परिवार एक हो, तो उसी की वजह से कुछ ना कुछ जो है ना बीच में अड़चने आई हैं। बाकी हम तो भविष्य में भी चाहेंगे कि परिवार एक हो, किसी का भी अच्छा। परिवार, चाहे आपका परिवार हो, हमारा परिवार हो, परिवार हाँ। तो एक होना ही चाहिए। एक एकता में ताकत होती है, एकता में बल होता है। अच्छा, वो रोड़ा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, कौन अटका रहा है वो रोड़ा? नहीं, वो कोई मुझे अब नेशनल टेलीविजन पे बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ परिवार के लोग होते हैं जो नहीं चाहते, कुछ बाहर की ताकतें होती हैं, तो अ, अब उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैं तो सकारात्मक सोच लेकर के अब दिवाली से चुनाव लड़ रहा हूँ। अब चुनाव जब आगाज हो गया है, सब टिकटें बढ़ चुकी हैं, उनकी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस तरह की अब चर्चा मेरे हिसाब से विराम इस पे हो जाना चाहिए और इस पे चर्चा अब इलेक्शन के बाद ही हो। अच्छा, ये कुछ ऐसा भी आपका फॉर्मूला तय हुआ है क्या? क्योंकि चाचा भतीजे अगर सामने हैं तो दादा से मदद मांग रहे हैं क्या आप? मैं दोबारा सुनना चाहूंगा आपका प्रश्न। मैं कह रही हूँ, चाचा भतीजे अगर सामने हैं मुकाबले में, तो दादा से मदद मांग रहे हैं क्या आदित्य को देखकर आप? हाँ, मेरे दादा चौधरी रणजीत सिंह ने मेरा खुल करके साथ दिया है और मेरे दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का भी आशीर्वाद मेरे साथ है और निश्चित तौर पर मिलेगा मुझे आशीर्वाद। तो फॉर्मूला क्या सेट हुआ है? मतलब अगर आप मदद कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, तो मदद दे भी रहे होंगे। किन किन सीटों पर मदद कर रहे हैं, कितनी मदद मांग रहे हैं, कितनी मदद दे नहीं, रहे हैं, कैसा फॉर्मूला चौधरी सेट रणजीत हुआ है? सिंह जी की चौधरी चौधरी रणजीत सिंह जो कि पावर मिनिस्टर थे हरियाणा में, इस बार वो रानिया से ही चुनाव लड़ रहे हैं और जननायक जनता पार्टी खुल करके उनके समर्थन में वहां पर हमने कैंडिडेट भी नहीं उतारा है, हमने उनका समर्थन किया है और उन्होंने मेरा यहाँ पर खुल करके समर्थन किया है। ये हमारी एडजॉइनिंग सीट्स हैं
30 किलोमीटर की हमारी बाउंड्री शेयरिंग सीट्स। लेकिन आपको लगता है ऐसा कि बीजेपी से अलग होने का जो फैसला था वो सही था या गलत था? अभी अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? देखिए, हम बीजेपी के साथ नहीं थे। बीजेपी के साथ हम सिर्फ हरियाणा प्रदेश ने जो जनमानस ने जो मैंडेट दिया था, 10 सीटें हमें दी थी, 40 उन्हें दी थी, 31 कांग्रेस को दी थी। किसी एक की सरकार नहीं बन सकती, ना हम अपने दम पे सरकार बना सकते थे। हमने कांग्रेस को पहला ऑफर दिया, कांग्रेस ने ऑफर डिनाई कर दिया। हमने भारतीय जनता पार्टी को ऑफर दिया, उन्होंने उन 5 बातों पर सहमति जताई जो हमारे मुख्य मुद्दे थे। 75% आरक्षण का था, महिला रिजर्वेशन का था, बैकवर्ड को रिजर्वेशन देने का था, और इसके सिवाय किसान को पूरी एमएसपी देने का था 16 फसल। तो वो मुद्दे हमने हासिल कर लिए। एक मुद्दा जो रह गया 5100 पेंशन का, 5100 पेंशन हम नहीं कर पाए बुजुर्गों की, बीजेपी उस बात पर सहमत नहीं थी। तो हमारा समझौता बिगड़ गया, हम अलग हो गए। हम तो जनता के हित के लिए जो मैंडेट मिला था उसको लेकर के एक हुए थे, बट कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है कि किसान आंदोलन का और इन तमाम बातों का खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना लंबा चलना और इतनी जो इस तरह के बीच में कठिनाइयां आई थी, तो कहीं ना कहीं हमें फैसला थोड़ा पहले ले लेना चाहिए था। उसमें कहीं ना कहीं देरी हुई, मगर वो कहते हैं कि जो है ना, गलती को दोहराना नहीं चाहिए। मैं ये मानता हूं कि भविष्य में बीजेपी के साथ जाना आज के हालातों में ठीक नहीं रहेगा। आज के हालातों से आपका मतलब? मेरा मतलब कि बीजेपी जिस तरह से रीजनल पार्टीज के बहुत खिलाफ है, उनका यूज करती है। आपने शिवसेना को देखा, आपने एनसीपी के भाग होते देखे, आपने और राजनीतिक दल देखे, आपने पासवान परिवार के साथ देखा। तो भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी को तोड़ने के लिए भी बहुत कोशिश की, और मगर जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की परिपक्वता और उनकी राजनीतिक समझ से जेजेपी आज भी मौजूद खड़ी है। जेजेपी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास हुआ, तो उसमें वो विफल रही। लेकिन आपका वोट बैंक जो है वो भी एक तरीके से इनेलो और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता चला गया। लोकसभा में आपके सारे प्रत्याशियों के जमानत जब्त हो गई, 7 आपके बागी भी हो गए। तो ऐसे में आपकी पार्टी के लिए स्ट्रैटेजी क्या नजर आती है? क्योंकि आप कह रहे हैं बहुत सारे फैसले जो वक्त पर ले लेने चाहिए थे नहीं लिए गए। तो ऐसे अब कौन से फैसले हैं जो आप वक्त पर लेने की कोशिश आगे करेंगे जिससे मजबूती आपकी पार्टी को मिले? देश का लोकसभा का चुनाव 2 हिस्सों में बंट गया, एक मोदी जी को बढ़ाने के लिए और एक मोदी जी को हटाने के लिए। और उसमें जो थर्ड फ्रंट था, ना केवल जननायक जनता पार्टी बल्कि समूचे राष्ट्र में जो भी रीजनल पार्टीज थी जो इन दोनों पक्ष में नहीं थी, यानी थर्ड ऑल्टरनेटिव के तौर पर थी, उनको सीधा सीधा इसका नुकसान हुआ। हमारा ही सफाया नहीं हुआ, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो हरियाणा प्रदेश के अंदर, चाहे पंजाब के अंदर बादल्स की पार्टी हो, चाहे कोई और रीजनल दल हो, जो दोनों में नहीं था उसको इसका खामियाजा भुगतना। मगर अब चुनाव विधानसभा का है, और विधानसभा में आपने इतिहास हरियाणा का उठा करके 2014, 2009, 2005, पुराना 99, उससे पहले का 96 का जितना भी देखें, लोकसभा का रिजल्ट बिल्कुल अलग रहा है और विधानसभा में रीजनल पार्टीज बड़ी मजबूती से उभरी। इसका एक सिंपल सा उदाहरण 2009 का मैं अगर आपको दूं, हम 10 की 10 सीटें बहुत बुरी तरह हार गए थे, जबकि हम बीजेपी के साथ अलायंस में थे, एनडीए का हिस्सा थे, और हम अपने दम पर विधानसभा का चुनाव लड़े तो हमें 32 सीटें आई थी में से। पिछली बार दुष्यंत चौटाला स्वयं 3 लाख मतों से चुनाव हार गए थे 2019 में लोकसभा का। विधानसभा चुनाव आते आते वही दुष्यंत चौटाला जिस सीट से हारे थे लोकसभा, उसी में एक सेगमेंट है उचाना, उससे 50,000 वोटों से चुनाव जीते थे। तो ये अलग चुनाव है, वो अलग चुनाव। यानी आप लोकसभा और विधानसभा को बिल्कुल अलग करके देखते हैं और आप देखते हैं कि आपकी पार्टी एक राजनीतिक मतलब राज्य की एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर उभरती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो थोड़ी देर पहले ये खबर आ जाती है जहां जुलाना में जेजेपी को एक झटका लगा। पूर्व हल्का प्रधान आपके प्रताप लाठर जो हैं वो इनेलो ज्वाइन कर लिया उन्होंने। प्रताप लाठर तो अभी इनेलो ज्वाइन नहीं की, प्रताप लाठर ने तो इनेलो ज्वाइन कर ली थी 2 साल पहले, और 2 साल पहले ही उन्होंने, क्योंकि उनको हमारी पार्टी टिकट नहीं दे पाई और जुलाना से हमारा विधायक था, तो प्रताप लाठर तो पहले ही चले गए थे। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आज तक के पास ये खबर 2 साल बाद कहां से आई। नहीं, उसके बाद क्या वो जेजेपी के साथ नहीं थे? नहीं, कभी जेजेपी के साथ नहीं थे। माफी चाहूंगा, शायद आपके पास जो इंटेल है वो पुरानी। जी ठीक है, आपने उसको क्लियर कर दिया क्योंकि आप पार्टी को और अच्छे से बता पाएंगे, उसके बारे में समझा पाएंगे। अब जेजेपी का भविष्य आप क्या देखते हैं? अगर आप जैसे मान लीजिए विधानसभा में यही सिचुएशन रहती है, अगर हम पुराने उसमें देखें जैसे 10 सीटें आपको आई, आप उम्मीद कर रहे होंगे कि और आ जाती हैं, अगर तो आगे अगर कभी गठबंधन करने की सिचुएशन बनती है तो आपने साफ तस्वीर कर दी कि बीजेपी के साथ तो आप नहीं जाने वाले हैं, तो किसी ना किसी का साथ तो आपको देना ही होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो जेजेपी किसके साथ जाती नजर आएगी? मूल जनमानस की जो भावना है उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ
अगर हम जाएंगे तो उसका खामियाजा हमें लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा अगर दोबारा हम ऐसी गलती कर बैठते हैं। मगर जो कांग्रेस पार्टी है, अगर उसका समर्थन करें तो वो किस प्रारूप में करें, कौन उनका नेता होगा, सबसे बड़ा सवाल हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने यही है। मगर मैं ये मानता हूं कि अभी त्रिकोणीय मुकाबला लगभग लगभग 40 से 45 सीटों पर हरियाणा प्रदेश में है, और ऐसे में किसी एक पार्टी की सरकार बनना ये असंभव है। मीडिया के चैनल भी दिखा रहे हैं, हमें भी ऐसा ही लगता है राजनीतिक में। तो मैं ये मानता हूं कि वो भविष्य के गर्भ में है कि किस दल के कितने लोग जीत करके आते हैं, और जो सबसे बड़ा दल होगा उसमें नेतृत्व कौन करता है, नेतृत्व का बहुत बड़ा सवाल रहेगा। अच्छा, कोई अंदर खाने बातचीत भी चल रही है क्या? नहीं, अंदर खाने बातचीत चुनाव के बीच में नहीं चलती। तो अगर कोई बातचीत होती है तो चुनाव के पश्चात ही होती है। अभी तो सब एक दूसरे को हराने और जिताने में लगे होते हैं। इस समय सब अपने अपने चुनाव में व्यस्त हैं, और मैं भी स्वयं अपने चुनाव में बहुत व्यस्त हूं। अभी डवाली के किसी ग्रामीण अंचल में जो है ना दौरे पर ही। अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ ना आना, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब आपका अपना राजनीतिक अनुभव क्या कहता है कि दोनों को साथ में ही चुनाव लड़ना ठीक रहता है? मैं तो चाह रहा था कि आम जाते? आदमी पार्टी जेजेपी मैं तो चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी जेजेपी एएसपी, ये जेजेपी और एएसपी का लाइंस तो हो गया, अगर आम आदमी पार्टी भी साथ आ जाती तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता। बॉर्डरिंग स्टेट है पंजाब, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हरियाणा में छोई देवीलाल की विचारधारा का एक बहुत बड़ा आधार है। तो मैं बार बार कहता रहा, मगर शायद कांग्रेस की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी कि वो इनको, वो जैसे देसी भाषा में कहते हैं कि लारा लप्पा देते रहे, और लास्ट तक इसी उम्मीद में आम आदमी खड़ी रही कि वो, तब तक हमने भी अपनी सीटें घोषित कर दी थी, और ऐसी परिस्थिति से भी वो दौर आगे जा चुका था। तो उसको, आम आदमी को उसका खामियाजा भुगतना होगा। वो समय पर फैसला नहीं ले पाए। हम आम आदमी पार्टी और हम सब रीजनल फोर्सेज अगर इकट्ठे हो जाते तो और ज्यादा बेहतर रिजल्ट। अच्छा, बीजेपी के लिए आप माइनस क्या देखते हैं? जिस तरह उन्होंने मुख्यमंत्री भी नायब सैनी लेकर आए, अब अनिल विज भी कह रहे हैं कि मैं अपनी सीनियरिटी के हिसाब से मुख्यमंत्री पद का दावेदार अपने आप को पार्टी के सामने ये मान बीजेपी का, रखूंगा। मैं सच्चाई बताऊं, बीजेपी का हरियाणा में बहुत बुरा हाल है। बीजेपी सिर्फ मोदी जी के नाम पर 2014 में हरियाणा में खड़ी हुई, 19 में रिपीट किया, और 19 में भी वो हमारे सहारे पर ही सत्ता तक पहुंच गई। मगर आज के दौर में मैं ये मानता हूं, अब किसी को अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी, बीजेपी इज स्कोरिंग अंडर 10 सीट्स। मैं उसको 90 में से 10 से ज्यादा सीटें नहीं दूंगा, 10 और सीटें बीजेपी का वही केवल? हश्र हो जाएगा। अब मैम, अब 8 तारीख को भी आप मेरा इंटरव्यू लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि मुझे भी आपको चेहरा दिखाना है, और मैं भी अपनी बात पर कायम रहूंगा। मुझे नहीं लगता देयर स्कोरिंग मोर देन 10 सीट्स, क्योंकि बहुत ज्यादा विरोध है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। और मैं ये मानता हूं, जैसा मैंने पहले कहा, कि अगर हम बीजेपी को पहले ही छोड़ देते, थोड़ा सा उसमें लेट हुए, अगर पहले ही छोड़ देते तो हमारे लिए भी इतनी परिस्थितियां लोकसभा में मुश्किल नहीं हुई थी। बीजेपी का विरोध बहुत गहरा है हरियाणा में। अच्छा, आप कह रहे बीजेपी का, आप जब भविष्यवाणी पर हम आ ही गए हैं, बीजेपी के लिए अगर आप भविष्यवाणी कर ही रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए, जेजेपी के लिए क्या भविष्यवाणी रहेगी आपकी? आम आदमी पार्टी की भी मुझे ऐसा लगता है बीजेपी अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रही है हरियाणा में। बीजेपी के बड़े बड़े लोग पार्टी को छोड़ करके चले गए। कल तो आपको हैरानी होगी कि सिरसा के अंदर, सिरसा जो मेरी एडजॉइनिंग सीट है यहाँ पर, शहर की सीट, उस सिरसा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया। कभी ऐसा नहीं सुना होगा आपने, इतनी नेशनल पार्टी है बीजेपी, जो कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, किसी को टिकट दी हुई उसने लास्ट में आकर नामांकन वापस ले लिया, यानी वो चुनाव ही नहीं लड़ने की पोजीशन में। तो बीजेपी बुरे पोजीशन पे है। मैं मानता हूं कि अन्य दलों के लोग ज्यादा जीत करके आएंगे, किसी एक को बहुमत नहीं मिल रहा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी में अभी आप, क्योंकि नेशनल भी अगर फॉलो करते हो, तो मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो इस्तीफा दे रहे हैं, अब नाम आतिशी का सामने आ चुका है। खबरें चल रही थी कि क्या कैलाश गहलोत को सामने उतार दिया जाएगा, क्योंकि वो जाट नेता भी हैं, हरियाणा में चुनाव भी हैं, एलजी के खास भी हैं, लेकिन उनको आगे नहीं रखा गया, आतिशी को मुख्यमंत्री पद पर आसीन कर दिया गया। उस पर आपकी प्रतिक्रिया? अब ये दिल्ली का मैटर है, हम दिल्ली से कोसों मील दूर हैं, और नहीं, आतिशी एक जी को जाट अगर नेता बनाया गया होना तो चाहिए या नहीं होना चाहिए? जाटों को नेतृत्व मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मैं जाति पाति धर्म मजहब इन चीजों में विश्वास नहीं करता, और जाति दो ही है, कमेरे की है जो कमाता है, जो हम सब लोग हैं। आप भी हैं, आप भी कमेरे वर्ग से हैं,
और एक लुटेरे की है जो लूटता है। जाति दो ही होती हैं, तीसरी कोई जाति नहीं होती। मैं ना जाति में विश्वास करता हूँ, ना मैं जाति के उसकी बात करता हूँ। और सब जातियां जो है ना, जाति अमीर और गरीब की तो अलग बांटी जा सकती है, कमेरे और लुटेरे की बांटी जा सकती है। ये जाति पे मैं विश्वास नहीं करता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में लगे भी हुए हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको आगे चुनावों के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया आपका। फिलहाल दावे और वादे तो अलग अलग दल, अलग अलग नेता कर ही रहे हैं, लेकिन किसके दावों में कितनी सच्चाई होती है, जब ये रिजल्ट सामने आएंगे तो सच्चाई भी सामने आ जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, आप देखते रहिए आज तक।